ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपनी 12th का, और इवन आगे अगर अपन को कंपटीशन परीक्षाएं देनी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर को समझने के लिए अपने को थोड़ा बहुत 11th में अपन लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा होगा, मोलरिटी के बारे में। तो अगर वो चीज़ें हमको अच्छे से आती हैं तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर मान लो कोई 11 से रिलेटेड कोई बात आती भी है तो मैं वो यहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है विलियन। ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम है विलियन। अब विलियन क्या होता है, पहले तो अपन ये देखें कि विलियन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखो विलियन क्या होता है। विलियन को पढ़ने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो, दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जिसे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम बात करते हैं जैसे समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण, इसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। कहने का मतलब समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही प्रावस्था होती है। यानी कि क्या होती है, एक ही प्रावस्था। कहने का मतलब जैसे मान लो आपने दो कंपोनेंट लिए, दो घटक लिए आपने, ए और एक बी, उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और ए और बी को मिक्स करने के बाद अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि ए कहाँ है और बी कहाँ है, तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब उसके अंदर जो घटक होंगे उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नहीं उनमें पहचान सकते उनको, तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो हमारा जो विलियन है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है। एक प्रकार का क्या है ये, समांगी मिश्रण ही है। तो विलियन की परिभाषा क्या हुई, अगर अपन विलियन की परिभाषा की बात करें तो अपन विलियन की परिभाषा ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण मतलब एकल प्रावस्था निकाय, इसे हम लोग बोलेंगे एकल प्रावस्था, जिसके अंदर क्या होती है, एकल प्रावस्था होती है। तो विलियन की परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर हम विलियन की परिभाषा लिखें, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जो है वो विलियन कहलाता है। ठीक है, अब विलियन के प्रकार की अगर हम लोग बात करें कि विलियन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो गैसों का मिश्रण भी अपन बात कर सकते हैं, ठोसों का मिश्रण की भी बोल सकते हैं, या मान लो कोई द्रवों का मिश्रण हो। तो अगर अपन पहले बात करें, मान लो अगर अपन ने कोई गैसेस को मिलाया तो ये किस प्रकार का मिश्रण बनेगा। जब भी आप दो गैसों को आपस में मिक्स करोगे तो ये हमेशा और हमेशा समांगी मिश्रण ही बनेगा, क्योंकि गैसेस को मिक्स करने के बाद आप ये थोड़ी ना बता सकते हो कि ऑक्सीजन कहाँ है और नाइट्रोजन कहाँ है। अगर आप यहाँ पे देखो, अभी अपन इस रूम में खड़े हैं तो इस रूम में ऑक्सीजन भी है, इस रूम में नाइट्रोजन भी है, आपके अगल बगल भी होगी, देखो आप, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं क्या उनको कि भाई यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, N2 है? नहीं भाई, अपन पहचान नहीं सकते। तो यानी कि जो गैसों का जो मिश्रण होगा वो एक प्रकार से क्या है, विलियन ही तो है, और वो समांगी मिश्रण ही है। ठीक है, तो यानी कि जो गैसों का मिश्रण होगा वो सदैव क्या होगा, आपका एक समांगी मिश्रण होगा। ठीक है ना, जैसे अगर अपन लिखें गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण हमेशा क्या होगा, समांगी, क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो ही गैसों के मिश्रण की बात।
अब अगर हम लोग बात करें दो द्रवों का मिश्रण, कोई भी अगर आप द्रव लें और उन द्रवों के मिश्रण की बात करें तो द्रवों का मिश्रण क्या होगा? द्रवों का मिश्रण बच्चों समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है, समांगी भी हो सकता है, समांगी मैंने बता ही दिया। समांगी का मतलब जिसमें केवल एकल प्रावस्था होगी कि आप उसके घटकों को पहचान नहीं सकते। विषमांगी में क्या होगा कि आप उनके घटकों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब दो द्रवों का मिश्रण क्या होगा आपका? समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। कैसे? द्रवों का मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी का उदाहरण दूध में पानी मिलाना। और दूध में पानी का जो मिश्रण होगा वो समांगी तो होता है। अगर दूध में मान लो पानी मिला हुआ है तो अपन देख थोड़ी सकते हैं कि कितना पानी और कितना दूध है, तभी तो दूध वाला पानी मिलाता है क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूध प्लस पानी। दूध और पानी का मिश्रण कैसा होगा? समांगी होगा। विषमांगी में क्या होगा? पानी प्लस ऑयल या तेल अपन जैसे बोलते हैं। तो तेल और पानी आप जानते हो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। अगर आपने तेल और पानी को आपस में मिक्स करने की कोशिश करी तो आपको दिखेगा कि भाई ये तेल है यहाँ पे और यहाँ पानी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रावस्था होगी, मतलब आप देख सकते हो पानी ऑयल दोनों को अलग से। यहाँ आप दूध और पानी को अलग से नहीं देख सकते, तो वो हो गया आपका समांगी। ठीक है, तो दो द्रवों का जो मिश्रण होता है वो आपका समांगी भी हो सकता है और वो आपका विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ठोसों का मिश्रण तीन तरह के हो सकते हैं। इसके बाद अपने ठोसों का मिश्रण, ठोसों का मिश्रण क्या होगा? ये सदैव विषमांगी होगा। ये सदैव क्या होगा बच्चों? विषमांगी। भाई कोई भी दो ठोस अगर आप मिलाओगे, मान लो जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है ना, आपने मान लो गोल्ड लिया और प्लस सिल्वर लिया, इनको अगर आप आपस में मिलाओगे तो आपको दिख जाएगा ना भाई यहाँ गोल्ड है और यहाँ सिल्वर है। तो ठोसों का मिश्रण सदैव क्या होता है? विषमांगी होता है। तो ये तो ही हमारी सिंपल विलियन के बारे में बात कि विलियन क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार के विलियन होते हैं। तो विलियन की परिभाषा अगर मैं आपसे दोबारा से बात करूं तो विलियन की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण मतलब जिसके अंदर केवल एक ही प्रावस्था होगी कि घटकों को आप आंखों से पहचान नहीं सकते हो, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तीन प्रकार के हमारे पास में मिश्रण होते हैं, गैसों का मिश्रण, द्रवों का मिश्रण और ठोसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण सदैव समांगी होगा क्योंकि गैसों को मिक्स करने के बाद में आप उनको पहचान नहीं सकते हो। द्रवों का मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दूध प्लस पानी, विषमांगी पानी प्लस ऑयल। ठोसों का मिश्रण सदैव विषमांगी होगा, ठोसों को आप मिलाने के बाद में आराम से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपन ने यहाँ गैसों का मिश्रण लिखा था, यहाँ पे आप चाहो तो उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। ठीक है, इन दोनों को आप देख नहीं सकते अगर ये दोनों मिक्स हो आपस में तो। ठीक है, तो ये हुई अपनी विलियन की परिभाषा और विलियन से संबंधित कुछ बेसिक अपनी बातें। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये तो सिंपल अपना एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या पढ़ना है अपन पहले वो बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमको जो बात करनी है वो है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर
सांद्रता के पद, सांद्रता के पद, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्संट्रेशन। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्संट्रेशन टर्म, कॉन्संट्रेशन टर्म्स। देखो बच्चों, थोड़ी थोड़ी, हम नहीं कहते कि ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन को इंग्लिश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कंपटीशन की पढ़ाई करेंगे तो मैक्सिमम जितनी भी बुक्स आती हैं वो सब क्या आती है? इंग्लिश में ही आती है। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक की तो कम से कम अपन को इंग्लिश आनी चाहिए। तो पहले हो गए अपने सांद्रता के पद, जो कि अपन को पढ़ने हैं। दूसरा हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। थर्ड हमको इसके अंदर पढ़ना है, वेपर प्रेशर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम लोग एजियोट्रोप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रोप। फोर्थ नंबर पे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये अपने 4 प्रकार की होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी हो सकती है? पहली तो होती है इसके अंदर, फोर्थ के अंदर अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, प्यार से हम इसको बोलते हैं RLVP। प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे? RLVP, ठीक है। तो ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है अणुसंख्यक गुणधर्म। ये चैप्टर का पूरा व्यू है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो, ये जो सांद्रता के पद हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमको पता होने चाहिए। अगर अपन बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में 2019 में, ठीक है ना, बोर्ड में 2018, 2019 में इस पे प्रश्न पूछे गए हैं सांद्रता के पदों में, ठीक है। और अगर हम लोग IIT की बात करें तो जेई में इसमें 2008 में, जेई 2008, फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें 2009 में इसमें क्वेश्चन पूछे गए सांद्रता के पदों में, और आते ही रहते हैं इसमें से क्वेश्चन। वाष्प दाब की अगर हम लोग बात करें तो वाष्प दाब में से क्वेश्चन आया था अपने जेई मतलब क्या होता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि IIT की। तो जेई के अंदर आए थे, इसके अंदर 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, ठीक है, वाष्प दाब में से। स्थिर क्वाथी मिश्रण है, तो देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या था कि बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था जेई,
अगर हम लोग बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में से इसमें से क्वेश्चन आया था अपने 2020 में, बोर्ड में 2020 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। अणु संख्या गुणधर्म है, तो अणु संख्या गुणधर्म में से जो क्वेश्चन आया था ये पूछा गया था आपसे जेई में 2011 में, इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो आप इसके अंदर आप ये बताने का केवल मेरा एक यही उद्देश्य है कि इसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कब किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए पेपर में ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक में से। अभी मैंने जितने भी टॉपिक लिखे देखो सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ हमारे फोर्थ अणु संख्या गुणधर्म जो हमको पढ़ने हैं, उसमें पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो ये हो गया अपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्वथनांक में उन्नयन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। इन्हें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये डिटेल के टॉपिक हैं। ठीक है ना, हिमांक में अवनमन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ नंबर पे हमको पढ़ना है परासरण दाब। परासरण दाब जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो हमको पढ़ना है गैसों की विलयता। गैसों की विलयता। ठीक है ना, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये अपना पूरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक थे जो हम लोगों को पढ़ने थे वो मैंने एक एक करके यहाँ लिख दिए हैं, और ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड में अगर हम लोग बात करें इसकी बोर्ड में तो 2020 में इसमें से क्वेश्चन आया था परासरण दाब में से। ठीक है, गैसों की विलयता में से भी क्वेश्चन आता रहता है। गैसों की विलयता में से आपसे क्वेश्चन आया था बोर्ड में 2018 में। ठीक है, अगर अपन लोग जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई में भी इनके क्वेश्चन बनते आए हैं। ठीक है, तो जेई में अगर हम लोग बात करें तो ये जेई में 2018 2017 में इसका क्वेश्चन था गैसों की विलयता का। ये था आपका जेई में 2017 में एंड 2016, इसमें से इसका क्वेश्चन आया था। क्वथनांक का उन्नयन भी आपका आया था जेई 2016 में। ठीक है, तो देखो बोर्ड में और जेई में दोनों में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एक टॉपिक हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को जिसे हम लोग बोलते हैं सांद्रता के पद। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर सांद्रता के पद। सांद्रता के पद जिसे हमने कहा था कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म।
ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम लोग बात करें, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म में हमें बेसिकली देखो कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर अपन लोग बात करें, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक बोतल है, ठीक है, अब इस बोतल के अंदर पानी है या मैंने इस पानी के अंदर नमक मिला करके रखा है, आप लोग देख करके नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? जैसे मान लो ये पानी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत नमक मिला दिया, तो आप देख के थोड़ी ना बता सकते हो कि इसमें नमक मिला हुआ है। देख करके, चख करके नहीं, देख करके नहीं बता सकते इसके अंदर कि मैंने इसके अंदर नमक मिलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन। ये क्या है? एक प्रकार से ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? जिनमें अपन घटकों को, मतलब जो इन घटकों से मिलकर वो बना है, उनको हम पहचान नहीं सके। तो बेसिकली जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो वास्तविक विलयन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अगर मान लो मैं इस पानी के अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी मिला देता या रेती मिला देता, तब आप देख सकते थे कि यार ये पानी है, इसके अंदर मिट्टी मिली हुई है। ठीक है, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलते हैं निलंबन, सस्पेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। उसके बारे में भी अपन को पढ़ना है, वो अपना एक अगला चैप्टर है 12th क्लास में ही, जिसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, पृष्ठीय रसायन के अंदर पढ़ेंगे, उस प्रकार के विलयनों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख करके तो बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर पानी है या नहीं है, मतलब इसके अंदर अपन ने नमक मिलाया है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वास्तविक विलयन की पहचान होती है कि आप उसके घटकों को ना पहचान पाए। ठीक है, अब मैंने इस पानी की बोतल के अंदर कितना नमक मिलाया वो मुझको बताना है। तो यानी कि मैं किसी विलयन की सांद्रता को, उसमें कितना सोल्यूट मिलाया है, कितना विलय मिला, उसके आधार पर बताता हूं मैं। हरी बात समझ में? देखो पहली बात मैं आपको बताऊं, सांद्रता के पद अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक चीज और आप जान लो कि जो विलयन होता है, एक चीज और आपको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग बात करें विलयन, विलयन के बच्चों दो घटक होते हैं। एक घटक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विलय, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। और दूसरा घटक होता है विलायक, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलवेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूट। तो विलयन इन दो घटकों से मिलकर बनता है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। ठीक है, अब विलय और विलायक क्या होते हैं? तो जनरली विलय वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम लोग कहेंगे विलायक। यानी कि विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा कम है वो तो है विलय, और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या होता है? विलायक। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिखा, 60% एथेनॉल, 60% एथेनॉल का विलयन, ये आपको दिया है। 60% एथेनॉल का विलयन हमको पहचानना है, इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है। देखो 60% एथेनॉल का विलयन है, तो यानी कि इसके अंदर 60% तो क्या होगा? एथेनॉल होगा, और 40% क्या होगा इसके अंदर? पानी। और भाई विलयन किस में मिलकर बनेगा? जब अपन को विलायक के बारे में कुछ ना कहा जाए तो विलायक हमेशा पानी ही होता है। ठीक है, तो 60% एथेनॉल का विलयन है, तो 60% तो क्या है इसके अंदर? क्या होगा आपका? एथेनॉल होगा, और 40% क्या होगा इसके अंदर? पानी होगा। ठीक है, तो बताओ कम कौन है और ज्यादा कौन है? तो अगर आप लोग इसके अंदर बात करो, कम कौन है? कम कौन है यहाँ पे? पानी कम है, तो विलय कौन होगा अपना? यहाँ पे पानी हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि इसके अंदर आपका विलय कौन है, तो विलय कौन हो जाएगा इसके अंदर? आपका पानी। ठीक है, और विलायक किसको कहेंगे यहाँ पे आप?
विलायक कौन हो जाएगा? एथेनॉल। विलायक कौन होगा यहां पे? एथेनॉल। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि 40% एथेनॉल का विलयन, 40% एथेनॉल का विलयन। तो अब देखो आप 40% तो क्या हुआ आपके पास में? एथेनॉल है, और बाकी का 60% क्या है आपके पास में? पानी है। अब कम कौन है इस प्रकार के विलयन में? इस विलयन में कम है आपका एथेनॉल, तो जो कम होगा वही क्या होगा? आपका विलय होगा। तो इसके अंदर आपका विलय कौन हुआ? एथेनॉल। और विलायक कौन हो जाएगा? पानी या वाटर। ठीक है। अब मान लो मैंने एक और केस लिया। अब आप सोचो सर अगर दोनों बराबर हुए तो बिल्कुल सही बात है। अब मान लो मैंने लिया 50% एथेनॉल का विलयन, 50% एथेनॉल का विलयन, तब आपका विलय और विलायक कौन होगा? अब आप किसी को भी मानो क्योंकि दोनों बराबर है। अब आप विलय एथेनॉल भी ले सकते हो, विलायक एथेनॉल भी ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हो क्योंकि दोनों 50-50 है। ठीक है। तो यहां पे आपका विलय पानी भी हो सकता है और एथेनॉल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो होती है विलय और विलायक वाली, कि जनरली विलय वो घटक होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होगा और विलायक वह घटक होगा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है। तो एक तो हुई हमारी ये बात विलय और विलायक को पहचानने की। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और तरीका इसको पहचानने का, इसको पहचानने का एक और तरीका है। हमेशा आप एक चीज याद रखना, जैसे विलयन है मेरे पास में, तो आप विलयन की भौतिक अवस्था को देखो कि विलयन जो हमें दिया हुआ है वो कौन सी भौतिक अवस्था में है। तो जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वही विलायक की भी भौतिक अवस्था होती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने शुगर लिया, जैसे मैंने क्या ली? शुगर। शुगर की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस। शुगर सामान्यतः किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। इस शुगर को आपने पानी में मिलाया। किस में मिलाया? वाटर में। और वाटर की अवस्था क्या रहती है आपकी? द्रव। तो जो आपको यहां पे मिलेगा, जो विलयन यहां मिला, इनको मिला करके इसकी अवस्था बताओ क्या है इस विलयन की? इस विलयन की अवस्था भी क्या है? अरे शुगर लोगे, पानी लोगे, मिलाओगे तो आपको विलयन ही मिलेगा, और वो विलयन कैसा होगा? द्रव अवस्था में। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि विलयन की जो प्रावस्था है वही विलायक की भी प्रावस्था होती है। मतलब विलयन की प्रावस्था इन दोनों में से जिससे मेल खाएगी, जिसके समान होगी, वो विलायक होगा। वो क्या होगा? विलायक। तो अब आपको दिख रहा है यहां पे कि विलयन अगर द्रव है तो अब हम इन दोनों मतलब भौतिक अवस्था को देख करके भी हम लोग पहचान सकते हैं कि मान लो हमने दो घटक मिलाए और हमारा विलयन बना, तो विलयन की क्या प्रावस्था है? वही आपके विलायक की प्रावस्था होगी। अब उन दोनों घटक में जिसकी प्रावस्था विलयन की प्रावस्था से मेल खाएगी वो घटक ही आपका विलायक होगा। ठीक है। ये द्रव है, तो बताओ इन दोनों में से द्रव कौन है? ये। तो यही आपका क्या होगा यहां पर? विलायक। तो विलायक कौन होगा आपका यहां पे? वाटर। क्यों? क्योंकि विलयन की प्रावस्था जिस घटक की प्रावस्था से मेल खाएगी वही आपका क्या हो जाएगा? विलायक। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं बच्चों कि आप विलय विलयन मतलब विलयन में विलय विलायक को किस प्रकार से पहचान सकते हो। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के बात हुई कि विलयन किस किस से मिलकर बनता है। विलयन दो घटकों से मिलकर बनेगा। एक तो होंगे जैसे हम जो कम मात्रा में होगा उसे हम लोग बोलेंगे विलय, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम लोग बोलेंगे विलायक। ठीक है। अब हम लोगों को इसको स्टार्ट करना है।
तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं सांद्रता के पदों को। ठीक है, तो देखो सांद्रता के पद, तो हेडिंग है सांद्रता के पद। सांद्रता क्या होती है? बार बार सांद्रता सांद्रता कर रहे हैं हम लोग। सांद्रता का क्या मतलब है? विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। ध्यान से सुनना, विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में विलय कितना उपस्थित है, यानी कि विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, तो वही उसकी क्या होती है? सांद्रता होती है। मैंने बताया था आपको, ये पानी है, इसके कुछ ना कुछ एक निश्चित मात्रा है। अब मैंने इसमें कितना नमक मिलाया, वही इस विलयन की क्या हो जाएगी? सांद्रता। भाई जैसे मान लो ये पानी था, इस पानी में मैंने थोड़ा बहुत नमक मिला करके रख दिया, तो ये विलयन बन गया। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इसमें मैंने कितना नमक मिलाया, तो वही तो इसकी सांद्रता होती है। और इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लो 12th के बच्चे हो और आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करोगे, आप जानते हो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होते हैं, और कभी आपने प्रैक्टिकल लैब के दर्शन किए हो तो उसमें आपने देखा होगा कई मानक विलयन पहले से लैब में बने हुए रहते हैं, और उनके बाहर उन जैसे ग्लास बीकर वगैरह है या ग्लास के जो होते हैं, उनके बाहर एक स्लिप लगी हुई रहती है जिन पे उनकी सांद्रता लिखी रहती है। तो बिना उस सांद्रता को समझे आप उस में जो भरा हुआ है उसके गुणधर्म को नहीं समझ पाओगे। तो हमें सांद्रता को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकली भी काम में आएगा और थ्योरेटिकली भी काम में आएगा। ठीक है, तो ये हुई अपनी सांद्रता कि विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? सांद्रता। ठीक है, अब सांद्रता के पदों को हम लोग दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो होंगे आपके पद आयतन से संबंधित, आयतन से संबंधित, और एक होंगे द्रव्यमान से संबंधित। ठीक है, तो एक तो है आपका वॉल्यूम रिलेटेड और एक है आपका मास रिलेटेड। आयतन से संबंधित और द्रव्यमान से संबंधित, मतलब सांद्रता के पदों को मैंने दो प्रकार से विभाजित किया, एक है आयतन से संबंधित और एक है द्रव्यमान से संबंधित। क्यों जरूरत पड़ी मेरे को इस दो प्रकार से वर्गीकृत करने की? इस दो प्रकार से वर्गीकृत करने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन दोनों में से एक पद जो होगा वो टेम्परेचर से संबंधित होगा या टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, ताप पे निर्भर करेगा, और एक पद ऐसा होता है जो ताप पे निर्भर नहीं करता है। बताओ, क्या द्रव्यमान ताप पे निर्भर करता है क्या टेम्परेचर पे? जैसे मान लो मेरा वजन 70 किलो है, ठीक है, मैं बाहर से इस रूम में आया, मेरा वजन 70 किलो था, और इस रूम में आकर के मैंने देखा कि यहाँ एसी चल रहा है। तो बताओ, एसी के चलने से क्या मेरा वजन कम या ज़्यादा हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। भाई द्रव्यमान जो होता है वो ताप पे निर्भर नहीं करता, लेकिन आयतन ताप पे निर्भर करता है। आपने देखा होगा, भाई मान लो अपन कोई बोतल का ढक्कन होता है, अगर वो नहीं खुलता है, तो जब वो बोतल का ढक्कन नहीं खुलता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, उसका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा फैलता है ढक्कन का, और वो ढक्कन आसानी से खुल जाता है। बचपन में आपने किया होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्यों विभाजित किया, दो कैटेगरी के अंदर क्यों वर्गीकृत किया? क्योंकि एक जो इकाई होगी वो तो ताप पर निर्भर करेगी। आयतन क्या होता है? ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। या अपन छोड़ो, इतना बड़ा क्यों लिखते हैं अपन, सीधा आप लिखो दिस इज
टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होगा आपका, ताप पे निर्भर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक बार जेई 95-96 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पद जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता। तो कई बार तो क्या होता है डायरेक्टली इन इकाइयों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से पद होंगे, तो अगर हम लोग बात करें अब यहां पदों की, तो देखो आयतन से संबंधित में जो हमको सबसे पहले पद पढ़ना होगा वो होगा आपका आयतन प्रतिशतता। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके अंदर, आयतन प्रतिशतता को। ठीक है, दूसरा हमको इसके अंदर पढ़ना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीसरा हमको इसके अंदर पढ़ना है मोलरता। फोर्थ हमने इसके अंदर पढ़ना है नॉर्मलता। ठीक है, तो ये वो पद है जो कि आयतन से संबंधित होते हैं। द्रव्यमान से संबंधित में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका पहला पद होगा द्रव्यमान होगा, इसके अंदर आपका पहला पद होगा आपका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा हमको इसके अंदर पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशतता के अलावा फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे मोल अंश। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर मोललता। और फोर्थ नंबर पे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे पीपीएम। ठीक है, तो ये वो पद है जो हमारे लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो कई बार मैंने आपको जैसे बताया कि एक बार आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपको 4 ऑप्शन में से दे देगा इनको मिला करके और आपसे कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सा पद ताप पे निर्भर नहीं करता है। तो कौन से पद ताप पे निर्भर नहीं करेंगे टेम्परेचर पे, ये वाले, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं द्रव्यमान है सभी में, और ये सारे ताप पे निर्भर करेंगे क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं आयतन होगा। ठीक है ना, तो ये आयतन से संबंधित हैं और वो आपकी क्या है द्रव्यमान से संबंधित है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयतन प्रतिशतता की। ठीक है, इसके अंदर जो हमको पढ़ना है वो सबसे पहले क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशतता। एक चीज और, ये आयतन से संबंधित हो गई और ये आपकी द्रव्यमान से संबंधित पद हो गए। कई बार क्या होता है कि अगर मेरे को इन दोनों में कोई ना कोई संबंध स्थापित करना हो, प्रश्न कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, आपको वो आयतन से संबंधित इकाइयां दे देगा प्रश्न में और द्रव्यमान से संबंधित इकाइयां आपसे पूछ लेगा। तो हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना आना चाहिए। तो अगर मेरे को इन दोनों को आपस में रिलेट करना है तो मुझे एक अतिरिक्त पद की और जरूरत पड़ेगी और उस अतिरिक्त पद को हम लोग बोलते हैं घनत्व, क्योंकि घनत्व ही इन दोनों को आपस में क्या करता है, रिलेट करता है, इनमें संबंध बताता है। जानते हो ना आप लोग घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर मुझे कभी ये इस प्रकार की इकाइयां पेपर में दे दी गई और वो पूछा गया या वो दे दिया गया और ये पूछा गया, तो मुझे हमेशा वहां पे घनत्व की जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है बच्चों, प्रश्न में हमको घनत्व दिया जाता है, हम वहां पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये क्यों दिया गया है, इसका हम लोग क्या यूज करेंगे। तो वहां कहीं ना कहीं उन प्रश्नों में आपको एक इस प्रकार की इकाई दी गई होगी और ये पूछी गई होगी, या ये दी गई होगी और ये पूछी गई होगी। तो उसको देने के पीछे उसका ये उद्देश्य होता है जो हमने पहले ही समझ लिया प्रश्न करने से पहले कि हमको वो क्यों दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कभी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों में जिनमें ये पूछा गया है आपसे और वहां घनत्व दिया गया है, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मुझे एक प्रकार के पद दिए गए हैं और मुझे दोबारा दूसरे प्रकार के पद पूछे गए हैं, तो मुझे घनत्व को यूज करना। अपन जब प्रश्न करेंगे
तब मैं और समझा दूंगा इसके बारे में कि अपन को कैसे उनको समझना है और कैसे किस प्रकार से अपन को वो प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके अब इनको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आयतन से संबंधित, जो कि आपके ये आयतन प्रतिशतता है। इनको अपन ग्रुप में डाल देते हैं। ये हो गया आपका ग्रुप 1 या ग्रुप ए बोल देते हैं इसको, है ना, तो क्या थोड़ा इजी रहेगा। इसको मैंने बोला ये है आपका GPA, ग्रुप ए की यूनिट। ये हो गई आपकी ग्रुप बी की यूनिट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे ग्रुप ए में पहली यूनिट आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट यहां पे। तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए की पहली यूनिट आयतन प्रतिशतता। ठीक है, आयतन प्रतिशतता। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और इसका एक सिंबल भी होता है, इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज V बाई V से। इसे हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज V बाई V से। तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे वो सब हम विलय के सापेक्ष बता रहे हैं। यहाँ जो फॉर्मूले बनेंगे वो विलय के सापेक्ष हैं, विलय के, क्योंकि मुझे सांद्रता विलय के सापेक्ष ही तो बतानी होगी। मैंने आपसे ही कहा कि ये पानी की बोतल में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया और मुझे ये बताना है कि मैंने इसमें कितना नमक मिलाया, वही इसकी सांद्रता होती है। तो सांद्रता हमेशा विलय के सापेक्ष बताई जाती है। ठीक है, तो हमेशा जब विलय के सापेक्ष बताई जाएगी तो एक चीज और ध्यान रखना, देखो परसेंटेज हमेशा अपन किस में से बताते हैं, 100 में से। भाई परसेंट मैं आपको क्या है फॉर्मूला बनाने से पहले समझा भी रहा हूं ताकि फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज हमेशा अपन 100 में से बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका विलियन होगा वो आपका क्या होगा, 100 विलियन। विलियन को हम क्या कहेंगे, 100 विलियन। अब 100 विलियन का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो आपका यहां पे नीचे V लिखा है तो यहां पे आपका विलियन क्या होगा, 100 ml। अगर कभी सांद्रता के पदों में नीचे V लिखा रहता है तो हमेशा विलियन के लिए होता है। ये पहली बात आप लोग जान ले अच्छे से कि ये जो ऊपर वाला V है ये तो बता रहा है विलय को, और ये जो नीचे वाला V है ये बता रहा है आपको विलियन को। भाई अपन किसके सापेक्ष बता रहे हैं, विलय के सापेक्ष बता रहे हैं ना, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर विलय आएगा और नीचे कौन आएगा, विलियन। तो इस नोटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कभी ये लिखा है X% V बाई V HCl विलियन, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये लिखा है X% V बाई V HCl विलियन। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये ऊपर वाला V किसको बता रहा है, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला समझ जाओगे तो अपना काफी सारा काम हो जाएगा। ऊपर वाला V किसको बताएगा बच्चों, विलय को। नीचे वाला V किसको बताएगा, विलियन को। और विलियन हमेशा अपना क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml विलियन में X ml HCl उपस्थित है। इस लाइन का ये मतलब है। $100 ml विलियन में X ml HCl उपस्थित है। 100 ml क्यों बोला अपन ने, क्योंकि नीचे V था और V को अपन किस में बताएंगे, ml में, और ऊपर भी क्या है V, जो कि किसको बता रहा है, विलय को। तो विलय क्या है अपना यहाँ पे HCl। ठीक है, तो ऊपर भी V है तो अपन ml में लेंगे, तो यानी कि 100 ml विलियन में क्या है आपका, X ml HCl उपस्थित है। और जैसा मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे
10% V/V H2SO4 विलियन। क्योंकि जो आपका प्रश्न स्टार्ट होगा वो इन्हीं इकाइयों से स्टार्ट होगा, तो अगर हमें इनका मतलब समझ में नहीं आएगा तो आगे हम लोग प्रश्न सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 10% V/V H2SO4 विलियन का मतलब क्या है, अब आप समझ जाओ। नीचे V है तो वो 100 होगा, यानी कि 100 क्या होगा, 100 ml। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 10 ml, अब x की जगह क्या आ गया, 10 ले लिया मैंने, तो यहां पे 10 ml हो जाएगा। 10 ml H2SO4 उपस्थित है, H2SO4 उपस्थित है। तो ये हुआ इन इकाइयों का मतलब। तो परसेंटेज वाई वॉल्यूम या आयतन प्रतिशतता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज V/V से। हमेशा हम लोग सांद्रता विलय के सापेक्ष ही बताते हैं, तो विलय हमेशा ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा, विलियन। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ उदाहरण। ठीक, अब अपन चाहे तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन इसको, तो अपन पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहां लिखा परसेंटेज V/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, ऊपर तो विलय आएगा, नीचे विलियन का आयतन इंटू 100। तो ये आपके परसेंटेज V/V से का क्या हो गया, यहां पे ये फॉर्मूला हो गया। V यहां पे वॉल्यूम को बता रहा है, तो विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अपन यहां बात करें विलय का, अब यहां पे विलियन का आयतन का क्या मतलब है, कभी अगर मुझे विलियन के आयतन की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, विलियन किससे मिलकर बनता है, दो घटकों से मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया था विलय और विलायक, विलय और विलायक से मिलकर बनेगा। और अगर मुझे कभी कभी विलियन का आयतन निकालना हो तो मुझे विलय का आयतन चाहिए होगा और विलायक का आयतन चाहिए होगा, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो विलियन का आयतन आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालोगे, V ऑफ विलय प्लस V ऑफ विलायक। ठीक है ना, अपन इससे निकाल सकते हैं इसको। अब अगर आपने 11th क्लास में, देखो दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, अगर आपने ऊष्मागतिकी पढ़ी हो 11th में, तो 11th में ऊष्मागतिकी में हम लोग पढ़ते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म और गहन गुणधर्म। अगर आपने को याद हो तो विस्तीर्ण गुणधर्म और गहन गुणधर्म दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं, जिनको हम लोग जो मास से संबंधित होंगे, और गहन गुणधर्म क्या होते हैं, जो मास से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आयतन होता है ये हमारा विस्तीर्ण गुणधर्म है। तो जितने भी विस्तीर्ण गुणधर्म होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, और गहन गुणधर्म को हम लोग नहीं जोड़ सकते। यहां पे जो मैंने जोड़ा है ना, लिखने में तो बहुत इजीली लग रहा है कि अपन ने भाई विलय और विलायक के आयतन को मिलाया तो विलियन का आयतन आ गया, लेकिन इसको जोड़ने के पीछे भी क्या है, क्योंकि विलियन जो ये हमारा विलियन है, यानी कि ये जो आयतन है, आयतन क्या होता है, एक विस्तीर्ण गुणधर्म होता है। भाई आयतन जो है हमने क्यों जोड़ा यहां पे, आयतन होते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म, विस्तीर्ण गुणधर्म, और विस्तीर्ण गुणधर्म जो होते हैं उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, मास पे, द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, इस पानी, ये मान लो मेरे पास में 1 लीटर पानी है, आप इमेजिन करो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका ढक्कन खोला और इसमें से थोड़ा बहुत पानी पी लिया। पहले इसमें 1 लीटर पानी था, जब मैंने इसमें पानी पिया तो इसमें इतना सा पानी बचा है मेरे पानी पीने के बाद में। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बच्चों बताओ ये कितने ताप पर उबलेगा, यानी कि इसका क्वथनांक कितना है, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये पानी 1 लीटर था तब भी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, अभी भी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्वथनांक किस प्रकार का गुणधर्म हुआ, क्वथनांक क्या ये द्रव्यमान से संबंधित है या नहीं है, ये द्रव्यमान से संबंधित नहीं है,
क्योंकि द्रव्यमान पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। पहले 1 लीटर पानी था तो भी 100 डिग्री पे उबल रहा था, अब पानी कम कर दिया तो भी 100 डिग्री पे उबल रहा है। तो ये किस प्रकार का गुणधर्म हुआ? ये हुआ आपका गहन गुणधर्म। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? गहन गुणधर्म। क्या इस पानी का घनत्व बदला? पहले भी पानी का घनत्व जो था अभी भी पानी का घनत्व वही रहेगा, ठीक है। तो घनत्व भी किस प्रकार का गुणधर्म होता है आपका? गहन गुणधर्म। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इसका आयतन बदल गया पानी का? बिल्कुल बदल गया। पहले 1 लीटर में था, अब इसका आयतन कम हो गया। तो आयतन किस प्रकार का गुणधर्म होगा? विस्तीर्ण गुणधर्म, ठीक है। क्या इसका द्रव्यमान बदला? द्रव्यमान भी बदला। पहले 1 लीटर का द्रव्यमान ज्यादा था, अब इस पानी का द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान भी किस प्रकार का गुणधर्म हो जाएगा? विस्तीर्ण गुणधर्म, ठीक है। तो विस्तीर्ण गुणधर्मों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे जोड़ा है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये इस तरीके से हम लोग यहां पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक आपसे सिंपल लिख दिया यहां पे, एक अगर अपन सिंपल सा प्रश्न लिखें कि मैंने यहां लिखा 30% V बाय वी, 30% V बाय वी, V बाय वी यूरिया विलियन। आपके पास में क्या है? 30% V बाय वी यूरिया विलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो इसको हम क्या समझेंगे? 30% V बाई वी यूरिया विलियन को। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml विलियन में 30 ml यूरिया उपस्थित है। 100 ml विलियन में 30 ml यूरिया क्या है आपका? उपस्थित है। तभी तो 30% V बाई वी आएगा यहाँ पे। आपका विलियन कितना ले लो? 100 ml ले लो, तो 100 यहाँ पुट कर देंगे। 30 ml है तो V विलय कितना हो जाएगा? 30, तो 100 से 100 कट जाएगा और 30 रह जाएगा। तो इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी? 30%, ठीक है। तो ये हुई हमारी पहले प्रकार की इकाई, जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, ठीक है। अब हम लोग दूसरी इकाई की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझ लेना। तो दूसरी जो इकाई है हमारे पास में वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे परसेंटेज W बाय V। अब आप समझ गए होंगे परसेंटेज W बाई वी है तो नीचे विलियन को बता रहा है, ऊपर वाला W किसको बता रहा है? विलय को बता रहा है, ठीक है। तो अब जैसे इसका आप फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बना लेंगे अपन। परसेंटेज W बाई वी क्या होगा? ऊपर वाला W किसके लिए? विलय के लिए। तो ये विलय का द्रव्यमान, ये किसका? विलियन का। तो ये विलियन का आयतन किसमें लेना है? ये सब ml में है ना, इनटू 100। तो ये इसका आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपसे अगर वो कहे कि बताओ 30%, या अपन ऐसे ले लेते हैं, बताओ 20% W बाय वी ग्लूकोज विलियन, ग्लूकोज विलियन। तो पहले तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे, पहले इनके मतलब समझ में आने चाहिए। 20% W बाई वी ग्लूकोज विलियन का मतलब क्या है? आप कभी भी देखना मार्केट से आप कोई भी दवाई वगैरह खरीदते हो या कोई भी सिरप वगैरह खरीदते हो ना, तो वहाँ पे इस तरह से टर्म लिखी हुई रहती है। कभी आप नोट करना, आप घर पे जाके कभी भी बोतलें आपके पास में घर पे रखी हो तो इस तरीके से उनकी सांद्रताएं लिखी रहती हैं। तो ये चीज़ समझ में आएंगे तो अपन उस दवाई की कंपोजिशन को भी समझ सकते हैं कि इस दवाई में क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ में भी काम का है, बोर्ड में भी काम में आएगी हमारे, और प्रैक्टिकल में भी काम में आएगी ये सारी इकाइयाँ। तो देखो 20% W बाई वी ग्लूकोज विलियन का मतलब क्या हुआ? नीचे वी किसके लिए? विलियन के लिए, और वो 100 में बताएंगे। तो 100 ml अपन यहां लिखेंगे 100 ml विलियन में बताओ 20 ग्राम
ग्लूकोज उपस्थित है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 ml विलियन लिया है तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज आपका उपस्थित होगा। अब जितने ml की भी आपकी वो बोतल हो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि उसमें कितने ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया होगा। ये 100 के लिए बताता है, ठीक है ना। तो 100 ml विलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज क्या है, उपस्थित है, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे एक प्रश्न बनाता हूं, ठीक है। तो अपन एक प्रश्न चलो कर ही लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि 30% W/V यूरिया विलियन में विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, 30% W/V यूरिया विलियन में विलायक का द्रव्यमान कितना है। तो ये हम प्रश्न तब कर पाएंगे जब हमको ऊपर वाली लाइन का मतलब पता होगा। तो चलो अपन पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब अपन सीख ही चुके हैं कि 30% W/V यूरिया विलियन का मतलब क्या है कि 30% W/V यूरिया विलियन का मतलब क्या है कि 100 ml विलियन में 30 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यही सीखा अभी तक हमने। तो देखो विलियन कितना है आपके पास में, 100 ml, और यूरिया कितना है आपका 30 ग्राम। तो विलियन कौन है, देखो विलियन का कितना अपन को कितना दे रखा है, विलियन बराबर कितना हुआ अपने पास में 100 ml, और विलय कौन है यहाँ पे, यूरिया कितना है 30 ग्राम यूरिया है आपके पास में विलय। तो बताओ विलायक कितना होगा। अब यहां पे ये गलती मत कर देना कि ये विलियन हमको दे रखा है, विलय हमको दे रखा है, दोनों को माइनस कर दिया तो विलायक आ जाएगा, यानी कि 100 - 30 कितना हो गया 70। ये गलती कभी भी मत कर देना, क्यों, क्योंकि इनकी दोनों की इकाइयां अलग अलग हैं। ये 100 ml में, ये 30 ग्राम में है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम सेम यूनिट या सेम डायमेंशन वाली यूनिट को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इन दोनों की इकाइयां अलग अलग है, आप डायरेक्ट मत घटा देना। कैसे निकालेंगे फिर बताओ आप इसके अंदर विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे। इस प्रश्न के हिसाब से तो आप यहां पे विलायक का द्रव्यमान निकाल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे एक डाटा आपको कम दिया गया था। क्या कम दिया गया था, घनत्व। यहां पे आप विलायक का द्रव्यमान तभी निकाल सकते हो जब आपके पास में विलियन का द्रव्यमान हो, और विलियन का द्रव्यमान हमें यहां पे कहीं भी नहीं दिख रहा। विलियन का आयतन तो है हमारे पास में 100 ml, लेकिन द्रव्यमान नहीं है। अगर विलियन का द्रव्यमान मुझे मिल जाता है तो मैं उस विलियन के द्रव्यमान में से इस विलय के द्रव्यमान को घटा दूंगा तो मुझे विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो विलियन का द्रव्यमान कैसे मिलेगा मुझे, वो इस प्रश्न में आपको क्या करेगा, घनत्व भी देगा। मैंने जानबूझ के वो घनत्व नहीं लिखा था क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे यही गलती कर देते हैं, वो 100 में से 30 को माइनस करके बता देते हैं। तो उनको पता होना चाहिए भाई यूनिट अलग अलग है, कैसे घटाओगे, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को अगर मैं लिखूं कि यदि, मतलब आपको दिया गया है, यदि विलियन का घनत्व, यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो, ठीक है। तो ये प्रश्न में एक लाइन हमको और जोड़नी पड़ेगी, तब जाके इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो आप समझ गए घनत्व देने का मतलब क्या है। अब विलियन का घनत्व आपको दे दिया 1.2 ग्राम पर ml, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो यहां पे ये किसका है, ये आपका विलियन का द्रव्यमान हो गया, विलियन का मास, और ये आपका क्या हो गया, विलियन का आयतन। हमें अगर ये विलियन का द्रव्यमान मिल जाए m, तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो कैसे मिलेगा अपन को, तो यहां पे आप देख सकते हो विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, अपन यहां लिख सकते हैं मास बराबर
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू वी। डेंसिटी कितनी है मेरे पास में 1.2, डेंसिटी कितनी है अपने पास में 1.2, और आयतन कितना है, आयतन तो था ना हमारे पास में 100, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 120 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान आ गया हमारे पास में 120 ग्राम और विलय का द्रव्यमान हमारे पास में 30 ग्राम था ही। अब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन यहां पे लिख सकते हैं कि विलायक का जो द्रव्यमान होगा, विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 120 माइनस 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 90 ग्राम। ये इसका उत्तर हो गया। तो बिना घनत्व दिए हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो हमने अभी स्टार्ट किया है इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये प्रश्न तो अब स्टार्ट हुए, इसके अंदर काफ़ी सारे अपन को प्रश्न करने होंगे, काफ़ी टॉपिकों को इसके अंदर समझने में होगा। ठीक है, तब जाके अपन को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक प्रश्न करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसमें अपन कई सारे प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ का क्या क्या महत्व है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।